हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। हम पढ़ने वाले बेसिकली क्रिस्टल लैटिस के बारे में और बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल्स के बारे में। जो हमारा लेक्चर 2 है बेसिकली उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और दूसरी चीज यूनिट सेल क्या होती है उसके बारे में अपन समझेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या समझ लिया था। पिछले लेक्चर में हमने ये समझ लिया था कि बेसिकली जो हमारा सॉलिड होता है वो कितने टाइप का होता है। उसका अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ में हमने ये समझा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके एग्जांपल समझे। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली 4 टाइप का होता है। आयनिक सॉलिड होता है, मेटेलिक सॉलिड होता है, कोवेलेंट सॉलिड होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। आयनिक सॉलिड में मैंने आपको क्या बताया था, आयनिक सॉलिड के अंदर मैंने आपको बताया था कि कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर आयन होते हैं और बॉन्डिंग आयनिक हो जाती है। एग्जांपल आप NaCl का ले सकते हो, MgO का ले सकते हो, NF का ले सकते हो, CF2 का ले सकते हो, Na2O का ले सकते हो एंड सो ऑन। ऐसे ही मैंने आपको किसके बारे में बताया, मेटेलिक के बारे में। मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग इन बिटवीन द मेटल आयन एंड द इलेक्ट्रॉन, जो कि डिलोकलाइज होते रहते हैं और इसी डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर ये कंडक्टर होते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई। और मैंने क्या बताया, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल इसके अंदर क्या हो जाते हैं, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर अपने कर्नेल्स मतलब किनेल जिनको बोला जाता है, मेटल कैटाइंस, ठीक है, मेटल आयन, और साथ में अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज द कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, ये चीज हमने समझी। ऐसे ही मैंने आपको कोवेलेंट सॉलिड के बारे में बताया। तो कोवेलेंट सॉलिड के बारे में मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि यहाँ पर जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है जो पूरे सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है, वो जो पार्टिकल है वो कौन सा है, एटम है। ठीक है, बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ के ये अपने दिमाग में प्रोएक्टिव मत होना कि ये जो हार्डनेस इसकी होगी या फिर इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आयनिक से कम होगा, सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो नंबर होती है कोवेलेंट सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से अपन ये कहते हैं कि यहां पर इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है और इसकी हार्डनेस भी सबसे ज्यादा होती है। अरे याद करो डायमंड को, डायमंड जो होता है दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ऐसे ही अपने पास में दूसरी चीज होती है, कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने समझा, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, जहां पर कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल हमारे मॉलिक्यूल थे और मॉलिक्यूल थे कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल, और उनके बेसिस पे हमने उनकी इंटरेक्शन देखी मॉलिक्यूल के बीच में। उस इंटरेक्शन के बेसिस पर हमने 3 टाइप के सॉलिड का यहाँ पर और क्लासिफाई कर दिया। बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 टाइप से और क्लासिफाई कर दिया था। एक हमारे पास में पोलर थे, एक हमारे पास में नॉन पोलर थे और तीसरे हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड थे। पोलर के अंदर क्या था, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। ऐसे ही मैंने आपको बताया किसके अंदर, नॉन पोलर के अंदर। क्या क्या बताया मैंने, नॉन पोलर के अंदर यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, इंटरेक्शन यहाँ पर हमारी हो जाती है कौन सी वाली, डिस्पर्सन फोर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज हमारी लंडन फोर्स। ऐसे ही मैंने हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के बारे में बताया। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरा पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन बॉन्डिंग यहाँ पर डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होती है। कौन सी होती है, हाइड्रोजन इंटरेक्ट विद द हाई इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव एलिमेंट, यानी हाई EN जो एलिमेंट है उसके साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है हाइड्रोजन, और उसी को अपन ने बोल दिया हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। एग्जांपल आपको पता है, सॉलिड जो आइस होती है, सॉलिड जो वाटर होता है, यानी हमारा जो आइस है वो किस कैटेगरी में रखा है, हमने रखा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में। तो यहां तक आपको मैंने रिकैप दे दिया किस बारे में, किसके बारे में, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जो पिछले लेक्चर में हमने जो जानकारी ली थी उसके बारे में समझ लिया है। अब यहां पर हमको समझना है इन चीजों के बारे में, और ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 2। ये क्या है हमारा, लेक्चर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करा जाए। सबसे पहली चीज ये होती है, मैंने ये कहा आपसे पिछले लेक्चर में क्या बताया मैंने कि सॉलिड क्या होता है। बेसिकली अगर मेरे पास में सॉलिड है उसको मैं क्लासिफाई करता हूं तो वो 2 तरीके से क्लासिफाई होता है। एक तो क्रिस्टलाइन है और दूसरा मेरे पास में क्या है, अमोर्फस सॉलिड है। एक तो क्या है मेरे पास में, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरा मेरे पास में क्या है, अमोर्फस सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन यहां पर बेसिकली बोलते हैं, जनरली क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसको हम क्रिस्टल भी कह देते हैं। अब क्रिस्टल होता क्या है, देखो होता क्या, बेसिकली कोई भी सॉलिड की मैं बात करता हूं या कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैं आपसे बात करूं तो वो बना किससे होता है, कहीं ना कहीं आप ये कहोगे दैट इज मेड अप ऑफ एटम
या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल्स। अरे यही तो चीज थी, जितने भी हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड थे उनके अगर एटम कांस्टेंट पार्टिकल है उसको क्या बोल दिया मैंने, उसको मैंने बोल दिया कोवेलेंट सॉलिड। आयन है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, आयनिक सॉलिड बोल सकता हूं, या फिर मैं उसको बोल सकता हूं क्या, मेटालिक सॉलिड। और मॉलिक्यूल अगर कांस्टेंट पार्टिकल है उसको बोल दिया मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कहने का मतलब यह है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ये सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आप बोलोगे कि सर यहां पर एक एटम की इंटरेक्शन दूसरे एटम के साथ में हो जाती है, या फिर एक आयन की इंटरेक्शन दूसरे आयन के साथ में हो जाती है, या फिर आयन की इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ में हो जाती है, या फिर मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के साथ में हो जाती है। उससे क्या बनता है, हमारा एक सॉलिड बन के तैयार होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बन के तैयार होता है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि क्या ये जो एटम है, क्या यहां पर हमारे पास में जो आयन है, क्या हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है ऐसे ही रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ऐसे ही बेसिकली बॉन्डिंग कर लेंगे? नहीं सर, यहां पर बेसिकली आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है। क्या मिलता है, पैटर्न देखने को मिलता है। और पैटर्न भी कैसा, तो आप कहोगे रेगुलर पैटर्न। सर रेगुलर पैटर्न होता है, यहां पर कैसा पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न होता है। तो उस रेगुलर पैटर्न के बेसिस पर अगर मैं ऐसा कहूं कि मैंने क्या किया, एटम, आयन और जो मेरे पास में मॉलिक्यूल हैं उनको 3D में क्या किया, रिप्रेजेंट किया। क्या उन्होंने बेसिकली बॉन्डिंग करी और वो 3D स्ट्रक्चर उन्होंने बना के तैयार रखी। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर उन्होंने बनाई। उस 3D स्ट्रक्चर को अब 3D स्ट्रक्चर कहाँ बनाएंगे, बेसिकली वो स्पेस के अंदर। किसके अंदर, स्पेस के अंदर। अरे जहाँ पे जगह होगी वही तो बेसिकली क्या बनेगी, कोई भी स्ट्रक्चर बन सकती है। तो कहने का मतलब हमारे पास में जो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, उन्होंने स्पेस के अंदर एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। उसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं, उसी चीज को हम यहाँ पर हम किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं। अरे अब क्रिस्टल लैटिस बोला है, बेसिकली है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मतलब यहां पर ये जो अरेंजमेंट होगा, 3D जो अरेंजमेंट हो रहा है वो किसके अंदर होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा एक तरीके का। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो बेसिकली एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि विच इज मेड अप ऑफ द एटम, आयन और मॉलिक्यूल बाय द 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल इन द स्पेस। उसको कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, उसको मैंने क्रिस्टल लैटिस के नाम से बोला। इसको ऐसे समझो, ठीक है, इसको ऐसे समझो जैसे अगर मैं बिल्डिंग की बात करता हूं, बिल्डिंग किस चीज से बनी है, आप कहोगे सर ब्रिक से। अरे कोई भी चीज है, अगर मैं बिल्डिंग को देखता हूं उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिल्डिंग की ब्रिक हो गई। ठीक है, और ब्रिक बार बार क्या करेगी, ब्रिक ने बॉन्डिंग करी किसके साथ में, अरे ब्रिक, एक ब्रिक के ऊपर, एक ईंट के ऊपर मैंने क्या किया, सीमेंट लगाया, फिर दूसरी ईंट रखी, ऐसे ही तैयार कर करके मैंने रूम तैयार किया, हॉल तैयार किया, डिफरेंट चीजें मैंने बिल्डिंग के अंदर तैयार करी और फाइनली एक बिल्डिंग तैयार हो गई मेरे पास में। ऐसे ही अगर मैं क्रिस्टल लैटिस के साथ में इसी कंसेप्ट को डील करता हूं तो क्रिस्टल लैटिस में जो एटम है वो किसका काम कर रहा है, ईंट का काम कर रहा है, और जो बॉन्डिंग है वो सीमेंट का काम कर रही है। समझ में आई होगी, जो सीमेंट का काम कर रही है वो कौन कर रहा है, बॉन्डिंग कर रही है। बॉन्डिंग क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल लैटिस। तो यहां पर हमारे पास में क्या हुआ, तो एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टल लैटिस क्या है, कुछ नहीं है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो 3D अरेंजमेंट से बनती है। किसके से, एटम, आयन या मॉलिक्यूल के से। ठीक है, अब जरा इसके बारे में जरा हम ऐसे समझो कि जो क्रिस्टल लैटिस है उसको हम क्लासिफाई करना चाहें तो क्रिस्टल लैटिस को क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक तो होता है उनका 2D क्रिस्टल लैटिस और एक होता है 3D क्रिस्टल लैटिस। अभी अपन को यहां पर जल्दी जल्दी किसके बारे में समझ लेना है, 2D क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझ लेना है। 2D क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझ लेना है। अब 2D का मतलब क्या है, यहां पर जो एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल है, कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज होंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर अरेंज इन द 2D। 2D का मतलब तो समझ होंगे, इसका मतलब x और y एक्सिस में, केवल x और दो, मतलब यहां पर दो एक्सिस में अरेंज करेंगे अपन एटम को। एक तो आप ऐसे अरेंज कर रहे हो कहने का मतलब, और एक आप ऐसे अरेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी बेसिकली यहाँ पर इसकी लेंथ भी होगी, हाइट भी होगी, लेकिन इसकी ब्रेड्थ नहीं होगी, और ब्रेड्थ नहीं होगी इसका मतलब ये 2D स्ट्रक्चर बनी। कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे समझो, एक बार तो मैंने क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए क्या किया, एटम्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया। एक, अरे आप जानते हो है तो सॉलिड, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी रहेगी, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर रहेगी। कैसी रहेगी, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर रहेगी। एक तो मैंने कैसे अरेंज किया, कुछ इस तरीके से अरेंज किया।
आप देख सकते हो यहां पर मैंने क्या किया, मेरे पास में जो बॉल है, बेसिकली आप बॉल की तरह ट्रीट कर सकते हो इस चीज को, या फिर एटम की तरह ट्रीट कर लो, कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनको मैंने यहां पर एक एक्सिस ये बनाया, अरे एक एक्सिस इधर की डायरेक्शन में है और दूसरा एक्सिस इस डायरेक्शन में, कहने का मतलब मैंने एक बॉल उठाई, ऐसे अरेंज करी, फिर उसके साथ में दूसरी बॉल, फिर तीसरी बॉल, और फिर क्या किया, जो नेक्स्ट लेयर है यहां पर मेरी हो गई है लेयर 1, यहां पर जो नेक्स्ट लेयर है वो बेसिकली इसके जस्ट नीचे आ रही है। अरे मैं इसको ऐसे समझाऊं क्या आपको, इसको ऐसे समझते हैं अपन, मेरे पास में देखो क्या है, मेरे पास में क्या है, कुछ ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, मैंने क्या किया, यहां पर इसको इसके साथ में कनेक्ट किया, इसको इसके साथ में कनेक्ट किया, मान लीजिए अब ये हो गई मेरी लेयर 1, अब जब मैं दूसरा एटम लाऊंगा लेयर 2 का, ठीक है, तो वो इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा। अरे ऐसे इसकी कैविटी में जा सकता था ना, कैविटी में नहीं है, वो कहां पर है, यहां पर प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, बिल्कुल इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका देखो जरा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरे पास में, मैं अगर इसको कुछ लेयर 1 तो कुछ इस तरीके से बन गई, अब जो लेयर 2 के एलिमेंट्स हैं, लेयर 2 के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, अब वो जाते हैं किसके अंदर, कैविटी के अंदर, किसके अंदर जाते हैं, कैविटी के अंदर जाते हैं, कैविटी के अंदर गए, ऐसे ही यहां पर मतलब जितनी भी लेयर्स आ रही नीचे वाली, उसमें जो एटम जा रहा है वो किसके अंदर, कैविटी के अंदर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं बोल देता हूं क्या, इसको ऐसा करता हूं मैं, इसको ए लेयर बोल देता हूं, ये ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, सारी की सारी लेयर एक जैसी है। लेकिन यहां पर देखो जरा, ये मेरी ए लेयर है, ये मेरी बी लेयर है, और इसको आप ए लेयर कह सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो नेक्स्ट लेयर है उसका एलिमेंट दूसरी पहली वाली जो लेयर है उसकी कैविटी में जा रहा है। अरे ये जो कैविटी बन रही है देखो जरा, कैविटी में यहां पर चला गया, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, जस्ट नीचे। अगर मैं इसको उठा के इसकी कैविटी में डाल देता हूं तो यहां पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या किया है, दो तरीके से अरेंज कर दिया है, लैटिस पॉइंट्स को या फिर एटम्स को दो तरीके से अरेंज कर दिया है। लैटिस पॉइंट क्या होते हैं मैं बताऊंगा जरा। ठीक है, एटम्स को आपने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब देखो जरा, सर इसका कुछ नाम बनता है क्या, यहां पर जैसे ये कुछ अलग चीज दिख रही है मुझे, ये कुछ अलग चीज दिख रही है, तो बिल्कुल इसको कहा जाता है स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग, या फिर आप कह सकते हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या फिर आप कह सकते हो इसको स्क्वायर क्रिस्टल लैटिस, और इसको आप कह सकते हो हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस। ये क्या बन गया मेरा, हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस। अब इसको स्क्वायर क्यों बोला, इसको हेक्सागोनल क्यों बोला, सोचो जरा, हेक्सागोनल क्यों बोला, इसको हेक्सागोनल क्यों बोला है और इसको स्क्वायर क्यों बोला है, सोचो जरा। तो देखो जरा, यहां पर जो एटम है, अगर कोई सा भी मैं एटम चूज करता हूं, मेरे पास में क्या है, ये एटम है, देखो जरा, ये मेरे पास में एटम मैंने चूज कर दिया, मान लीजिए इस एटम को मैंने चूज कर लिया, तो मुझे ये बताओ ये एटम और कितने एटम को टच कर रहा है। तो आप बोलोगे सर इस एटम को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। कितनी नंबर हो गई सर, यहां पर इसकी जो नंबर है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी क्या, मैंने जो एटम कनेक्ट हो रहे हैं इसके साथ में, जो एटम इसके साथ में जुड़े हुए हैं उनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो मेरे पास में क्या बना, एक स्क्वायर बना, नाम क्या बोल दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इधर देखिए जरा, यहां पर मैं इस एटम को मान लीजिए चूज कर लेता हूं, इस एटम को मैंने चूज कर लिया, कोई सा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मैंने इसको चूज कर लिया। ठीक है, तो देखो जरा, अब वही चीज वही कंसेप्ट लगाऊंगा यहां पर कि ये जो एटम है और कितने एटम को टच कर रहा है। तो देखो जरा, किस किस एटम को टच करेगा, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, 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 इसको टच कर रहा है। कितनी नंबर हो गई सर, 6 हो गई। क्या हो गई, 6 यहां पर नंबर हो गई। क्या हो गई, 6 यहां पर नंबर हो गई। अब क्या करता हूं मैं, जिन जिन एटम को ये टच कर रहा है तो इनके सेंटर्स को मैं कनेक्ट कर देता हूं। तो यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो, तो क्या बना मेरे पास में, एक हेक्सागन बना। तो इस तरीके का जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, हेक्सागन क्रिस्टल लैटिस। ये किसकी बात चल रही है, 2D क्रिस्टल लैटिस की बात चल रही है। आगे जाके इसी कंसेप्ट को कि एक जो एटम है किसी भी लैटिस के अंदर या किसी भी अरेंजमेंट के अंदर कितने और एटम को टच करता है, उसको हम कुछ नाम देते हैं माय डियर फ्रेंड।
कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, आगे पढ़ेंगे उस बारे में, जब क्लोज पैकिंग को और अच्छे तरीके से समझेंगे तो वहां पर समझेंगे। तो यहां तक की चीजें क्लियर हैं क्या? 2D क्रिस्टल लैटिस क्यों बोला? अरे 2D इस वजह से बोला क्योंकि यहां पर आप 2 एक्सिस के अलोंग चल रहे हो, 2 एक्सिस के अलोंग चल रहे हो, एक एक्स, इसको एक्स बोल सकते हो, इसको वाई बोल सकते हो, या फिर जो भी आपको 2 एक्सिस बोलने हैं बोल सकते हो। तो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अभी चलिए एक नया चीज समझते हैं। जब आपने जो बिल्डिंग बनाई थी, अरे क्या कर रहे थे आप? मजदूरी कर रहे थे ना। आपने एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ में जोड़ा। किसके साथ में जोड़ा? अरे सीमेंट लगाया सर। तो सीमेंट लगाने के बाद में मैंने क्या किया? एक रूम बनाया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रूम मैंने बना दिए और फाइनली मेरे पास में क्या बन गई? बिल्डिंग बन गई, ठीक है। अब जो मेरा बिल्डिंग था वो तो क्या था? क्रिस्टल लैटिस। क्या क्रिस्टल लैटिस था। लेकिन अगर मैं एक जनरली एक बिल्डिंग को देखता हूं, है ना, ठीक है, जनरली क्या होता है बेसिकली, जितने भी, अगर मैं बात करता हूं, कोई जैसे कोई होटल बनाते हैं तो होटल में जितने भी कमरे रहते हैं वो सब एक जैसे दिखते हैं। ऐसे ही मैं उसी होटल की बात कर रहा हूं, है ना। तो होटल के एज्यूम करो, होटल क्या हो गया? मेरा क्रिस्टल लैटिस हो गया। और उसके जो कमरे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या? बिल्कुल बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही यहां पर मैं बात करता हूं जब क्रिस्टल लैटिस की, तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जब मैं बात करता हूं क्रिस्टल लैटिस की, तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर कुछ चीज बार बार रिपीट होती है और उस बार बार चीज के रिपीट होने से हमको पूरा क्रिस्टल लैटिस मिलता है। उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? उस चीज को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। तो अभी हम समझने वाले हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट होता है। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट्स। सर ये ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, यहां पर ये लैटिस पॉइंट से आपका क्या मतलब है? तो लैटिस पॉइंट से मेरा ये मतलब है कि जैसे एज्यूम करो क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, या फिर मैं एक स्पेस को एज्यूम करता हूं। तो स्पेस में क्या है? जहां पर एटम आता है, जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे पिछले लेक्चर में कुछ चीज बताई थी मैंने आपको, एक क्यूब बनाया था। क्या बनाया था? NaCl को दिखाने के लिए। तो NaCl में जो Cl- है वो कहां जा रहा है? कॉर्नर पे जा रहा है। मान लीजिए कहां पर जा रहा है? कॉर्नर पे जा रहा है। तो कॉर्नर पे जो जगह बनती है ना, जो साइट बनती है जहां पर एटम आता है या फिर आयन आता है या फिर मॉलिक्यूल आता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट बोलते हैं। जहां पर एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको बोल दिया क्या? लैटिस साइट, ठीक है। जहां पर एटम प्रेजेंट होगा, जहां पर जो हमारा लैटिस एटम है या फिर लैटिस पॉइंट, जहां पर जो हमारा एटम है वो प्रेजेंट होता है, उसको बोल दिया लैटिस हमारा पॉइंट, या फिर इसको लैटिस साइट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको लैटिस साइट भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है यूनिट सेल? यूनिट सेल इट इज ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, और बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट है जो बार बार रिपीट होती है। क्या करती है? बार बार रिपीट होती है, और उसके रिपीटेशन से हमको क्या मिलता है? एक क्रिस्टल लैटिस मिलता है, ठीक है। रिपीटेशन से क्या मिलता है? हमको क्रिस्टल लैटिस मिलता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए, व्हेन वी डील विद अ क्रिस्टल लैटिस, व्हेन वी डील्स with a crystal lattice, then we have to choose a group of lattice point. Lattice point which generate the whole crystal lattice by its repetition, which generates whole crystal lattice by its repetition। कहने का मतलब क्या है? ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है ये बेसिकली क्या है? ये यूनिट सेल की डेफिनेशन है कि अगर मुझे क्रिस्टल लैटिस को जनरेट करना है तो क्रिस्टल लैटिस को जनरेट करने के लिए मुझे एक ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट चूज करना पड़ेगा। अब ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट कितने भी एटम का हो सकता है? 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा, और उसको मैं बार बार क्या करूंगा? रिपीट करूंगा, ठीक है। 4 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, इस तरीके, मतलब किसी के पर्टिकुलर नंबर होगी एटम्स की जो बार बार बेसिकली क्या होगा? रिपीट होगा, और रिपीट होने के बाद में पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट होता है। यानी मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि यूनिट सेल क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट विच जनरेट द होल क्रिस्टल लैटिस बाय रिपीटेशन। अरे मैं कह रहा था ना, जो होटल है वो मेरा क्रिस्टल लैटिस हो गया, और होटल के अंदर जो कमरे बार बार रिपीट हो रहे हैं बिल्कुल एक जैसे। सर जैसे होटल के अंदर कुछ कमरे अलग भी हो सकते हैं, क्या यहां पर क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल अलग अलग हो सकती है क्या?
यूनिट सेल कभी भी अलग नहीं हो सकती। तो अगर मैं बात करूं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं यूनिट सेल की, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं आपको कि सबसे पहली चीज है जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके अंदर हमारी जो यूनिट सेल होती है वो कैसी रहती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब अगर मैंने कुछ अरेंजमेंट किया एटम्स का इस तरीके से, कुछ यहां पर क्या किया, अरेंजमेंट किया, मान लीजिए एटम कुछ इस तरीके से अरेंज है। अब होगा क्या, मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको मैंने यूनिट सेल की तरह चूज किया, ये मेरी क्या हो गई, यूनिट सेल। तो आपने एक यूनिट सेल, 4 एटम हो गए, उनको एक यूनिट सेल की तरह आपने उठा लिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि यहां पर आप यहां से स्टार्ट करोगे, सर ये मेरी एक यूनिट सेल हो गई और फिर ये यहां पर अगली यूनिट सेल होगी, ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होता है, ये चीज कनेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होगी, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती, ठीक है। यहां पर कॉन्टिन्यूअस रहेगी पहली चीज। अगली चीज क्या बोलोगे आप, जो हमारा यूनिट सेल होता है वो कैसा रहता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट होता है, इट इज स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट। अब स्मॉलेस्ट ग्रुप का यहां पे इसका मतलब क्या है, इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अगर आपके पास में चॉइस है कि आप 4 एटम वाले ग्रुप को क्या बना सकते हो, यूनिट सेल बना सकते हो, दूसरा आपके पास में चॉइस है 6 एटम वाले को बना सकते हो, तो आप किसको बनाओगे, जहां पर कम एटम होंगे। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट जो होगा उसको आप यूनिट सेल बनाओगे, ठीक है। समझ में आया क्या। अगली चीज क्या होती है, जैसा मैंने बोला ना कि होटल के अंदर क्या होता है, कमरे अलग अलग भी हो जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या होती है, यूनिट सेल होती है पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर आइडेंटिकल। अब यूनिट सेल के टाइप्स मैं आपको बताऊंगा। यूनिट सेल क्या होती है, आइडेंटिकल होती है पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर। कैसी होती है, आइडेंटिकल, पूरी के पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या होती है, सेम होती है। समझ में आया, ये कैसी रहती है, सेम रहती है, आइडेंटिकल होती है, ठीक है। अब ये कुछ यहां पर चीजें समझ में आ गई। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये कुछ यहां पे अरेंजमेंट मैंने करा, ठीक है। आपने क्या किया, एक बार इसको यूनिट सेल बनाया, एक बार आपने इसको यूनिट सेल बनाया, ठीक है। तो क्या ऐसे यूनिट सेल आप चूज कर सकते हो, सबसे पहली चीज है नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ऐसे ही आपके पास में क्या है, एक बार आप यूनिट सेल किसको बना सकते हो, इसको बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप यूनिट सेल इसको भी बना सकते हो, मतलब 2 एटम वाला यूनिट सेल हो सकता है क्या, इसको भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहली चीज क्या की कंडीशन है, वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। अरे आप जब क्रिस्टल लैटिस के अंदर यूनिट सेल चूज करते हो वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चीजें ब्रेक हो रही हैं, वो पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास में 4 एटम की यूनिट सेल है, दूसरी आपके पास में 6 एटम की है, तीसरी आपके पास में 3 एटम्स की है, तो किसको चूज करोगे, ठीक है, किसको चूज कर लोगे, 3 को चूज कर लोगे, ठीक है। अगर आपके पास में 4 और 6 का ऑप्शन है तो आप किसको चूज करोगे, 4 को चूज कर लोगे, सिंपल सा केस है। और अगली चीज, जो यूनिट सेल होती है वो आइडेंटिकल होती है। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह तो आपने 3 वाली ग्रुप को चूज कर लिया यूनिट सेल की तरह, और एक तरफ आप 4 एटम वाले ग्रुप को चूज कर रहे हो एज ए यूनिट सेल, तो ऐसा नहीं होगा। पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट है, या फिर हमारा स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट है, या फिर मैं बात करता हूं यूनिट सेल की, वो कैसा रहता है, सेम रहता है। अब यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल भी अपन बात करते हैं, कुछ इसके टाइप्स होते हैं। वैसे तो हम इसको किसके बारे में समझेंगे, जब अपन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के साथ में डील करते हैं, ठीक है, वहां पर अपन और अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो अब जरा आगे बढ़ा जाए, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में चर्चा करेंगे, बट उससे पहले हम जरा एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर मेरे पास में देखो, यूनिट सेल बेसिकली क्या होती है, यूनिट सेल हमारी ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट है। ये 7 होते हैं नेचर के अंदर, 7 टाइप की यूनिट सेल आपको मिलती है, मतलब 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से, हमारे पास में क्यूबिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, रोम्बोहेड्रल होता है, हेक्सागोनल होता है, मोनोक्लाइनिक होता है, ट्राइक्लाइनिक होता है, ठीक है। ये कुछ क्रिस्टल लैटिस होते हैं। अब यहां पर मैं आपको जरा एक चीज बताता हूं। अगर मैं क्यूब के साथ में डील करूं, किसके साथ में डील करूं, क्यूब के साथ में अगर डील करता हूं, तो क्यूब में क्या होता है, देखो कहां कहां पर जगह है जहां पर एटम प्रेजेंट हो सकता है।
तो एटम कॉर्नर में प्रेजेंट हो सकता है। अरे जिस रूम में आप बैठे हो वो कैसा है, देखो जरा एक बार अपने चारों तरफ की चीजों को ऑब्जर्व करो। जिस रूम में आप अभी बैठे हुए हो वो रूम कैसा है, तो आप कहोगे कि सर कुछ क्यूब जैसा दिख रहा है मुझे, और इसके 8 कॉर्नर भी आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहे होंगे। ठीक है, तो एटम यहां पर कहां कहां हो सकता है? एटम अगर कॉर्नर प्रेजेंट हो सकता है, फेस सेंटर पे हो सकता है, इसके बॉडी सेंटर पे हो सकता है। अभी सारी चीजों के साथ में एक एक करके डील करेंगे, लेकिन यहां पर हम पैरामीटर्स के साथ में डील कर लेते हैं। पैरामीटर क्या होता है? एक कॉर्नर का दूसरे कॉर्नर के साथ में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कुछ नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं उसको हम देते हैं एज ए मतलब हमारा एज पैरामीटर या एज लेंथ। इसको क्या नाम दिया जाता है? एज लेंथ, या फिर इसको नाम देते हैं एज पैरामीटर, इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर कुछ एंगल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को चूज करूं, देखो इस एक्सिस पे आपने मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पे क्या किया, एक्स एक्सिस पे ए मान लिया। ठीक है, बाई एक्सिस पे आप क्या मान लोगे? बाई एक्सिस पे आप बी मान सकते हो, और अपने पास में जेड एक्सिस जो है उस पे आपने क्या मान लिया? सी मान लिया। तो इस तरीके से है तो ये तीनों की तीनों क्या, ए बी और सी है तो तीनों की तीनों क्या, हमारे एज लेंथ या फिर एज पैरामीटर। ठीक है, लेकिन क्यूब के अंदर क्या होता है? हमारा जो एज लेंथ होते हैं सारे के सारे सेम होते हैं। इस वजह से आप ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब जरा मैं चर्चा करता हूं यहां पर। ठीक है, कुछ एंगल्स आपको देखने को मिलते हैं। इधर एंगल देखने को मिलेगा, इधर एंगल देखने को मिलेगा, और इधर भी एंगल देखने को मिलेगा। इसको मैं अल्फा के नाम से जानता हूं, इसको बीटा के नाम से जानता हूं, इसको गामा के नाम से जानता हूं। ठीक है, ये क्या हो गए मेरे? अल्फा, बीटा और गामा। अब जब आपके साथ में मैं डील करूंगा, किसके साथ में? क्रिस्टल लैटिस के साथ में। जब क्रिस्टल लैटिस आपको मैं समझा रहा हूंगा, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो ब्रेवाइज लैटिस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जब आपके साथ में डील करूंगा तब अपन और अच्छे तरीके से चीजों को समझ लेंगे। बट यहां पर हमने ये चीज समझ ली कि एज लेंथ क्या है और हमारे इंटरफेसियल एंगल क्या होते हैं। अरे मेरे पास में ये फेस है, ठीक है, इधर मेरे पास में ये फेस है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं? दो फेसेस का जो एंगल है अलोंग द एक्सिस, यहां पर देखो दो फेस से मेरे पास में एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया। इस एंगल को मैंने कुछ नाम दे दिया, अल्फा दे दिया, इसको बीटा दे दिया, इसको गामा दे दिया। ठीक है, अभी हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। किसके साथ में डील करते हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के साथ में हम डील कर लेते हैं। तो यूनिट सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली जो चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल हम ये समझेंगे जहां पर जो एटम्स हैं केवल, अगर मैं जैसे क्यूब की बात करता हूं, क्यूब के अंदर केवल कॉर्नर में प्रेजेंट है एटम, तो यहां पर क्या होता है? एटम बिल्कुल कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं और कहीं होते ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या होता है? ऐसा नहीं होगा। यहां पर एटम कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे, साथ साथ में कुछ अलग पोजीशन जो होती है वहां पर भी प्रेजेंट होंगे। वो क्या हो सकता है? जैसे मैं अगर आपके सामने एक क्यूब बनाता हूं, देखो ये मेरा क्या है? क्यूब है। ठीक है, अगर एटम केवल और केवल कहां पर प्रेजेंट है? हमारे कॉर्नर में प्रेजेंट है, केवल और केवल कॉर्नर प्रेजेंट है, तो उस तरीके की जो यूनिट सेल है वो हमारी क्या कहलाती है? हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जिसको दूसरा नाम देते हैं अपन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर क्यूब की मैं बात करता हूं तो सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाती है। और अगली बात में अगर आपसे करूं कि अगर एटम, देखो ये क्या है? फेस है। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, देखो किस रूम में बैठे हैं आप? कहीं ना कहीं बैठे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं क्यूब की, तो आपको जो ऊपर छत दिख रही है वो क्या है? मेरा फेस। ठीक है, मेरा बेसिकली यहाँ पे एक फेस हो गया, ये एक छत का मतलब हमारा रूम का। ऐसे ही एक फेस ये है, ऐसे ही एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है। तो एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं? क्यूब की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर फेस कितने हैं? 6 हैं। कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर सर यहाँ पे हमारे को 8 दिख रहे हैं। ठीक है, अभी जरा इतना काफी है। ठीक है, अब अगर एटम यहां पर प्रेजेंट हो सकता है, फेस, ये क्या है? फेस हो गया मेरा, ये बेसिकली क्या है? इसकी बात जब मैं करता हूं, ये मेरा क्या है? फेस है। अब फेस के अंदर अगर वो एटम सेंटर प्रेजेंट हो जाए, कहां प्रेजेंट हो जाए? सेंटर प्रेजेंट हो जाए, तो वो यूनिट सेल कौन सी टाइप की होगी? हमारी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की। कहने का मतलब यह है कि जो एटम है या फिर कांस्टेंट पार्टिकल है वो कॉर्नर के अलावा कहीं और दूसरी लोकेशन पे और दूसरी पोजीशन में प्रेजेंट है, उसको कहा जाता है एज अ
क्या, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 3 टाइप की होती है। एक तो होती है बीसीसी, एक होती है हमारी, मतलब एक मैं कहूं आपसे बॉडी सेंटर्ड, एक मैं आपसे कहूं फेस सेंटर्ड, और एक मैं आपसे कहूं एज सेंटर्ड। क्या बोल रहा हूं, एज सेंटर, एक मैं आपसे कहूं एंड सेंटर्ड। तो ये कुछ हो गई हमारी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब अपन को समझना है किस किस के बारे में। पहले सबसे पहले आपको एक क्यूब के साथ में परिचय कराऊंगा, ठीक है। क्यूब के साथ में आपको इंट्रोडक्शन कराने के बाद में आपको मैं लेके जाऊंगा इनकी तरफ, मतलब कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के साथ में, फिर मैं आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के साथ में, फिर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के साथ में, और फिर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के साथ में समझेंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं। ऐसे ही छोटी मोटी कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो ये मेरा क्या है, एक क्या है, क्यूब है। अब देखो अगर यहां पे समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आसानी से कैसे समझना है, आसानी से ऐसे समझो जिस भी जगह आप बैठे हो, मतलब एक कहीं ना कहीं जनरली आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये जो लेक्चर आप देख रहे हो कहीं ना कहीं रूम के अंदर देख रहे हो, तो रूम की जो शेप होती है जनरली कैसी होती है, क्यूब जैसी होती है। तो उसके कॉर्नर कितने होंगे सर, 2 कॉर्नर उधर, 2 कॉर्नर इधर, और 2 कॉर्नर इधर, 2 कॉर्नर इधर। इधर भी काउंट कर सकते हो, एक कॉर्नर ये रहा, ठीक है, एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये, ठीक है। तो कॉर्नर कितने हो गए, जो चीजें ऑब्जर्व करते जा रहे हैं उनको लिखते जाते हैं। कॉर्नर कितने हैं सर, 8। फेस कितने हैं, अरे दीवारें कितनी बन रही हैं सर, 4 दीवार तो इधर है, एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, और एक छत, एक नीचे की तरफ सरफेस। तो कहने का मतलब ये जो छत है, ये जो दीवारें हैं, इन्हीं को ही केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं। तो फेस कितने हो गए यहाँ पर, फेस सर यहाँ पे 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब आपसे मैं चर्चा करता हूं किस बारे में, कि सर यहाँ पर फेस कितने हैं, 6 हैं, तो उनके सेंटर कितने होंगे। अरे मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूं, जैसे ये मेरा क्या है, एक फेस है, ठीक है, ये मेरा क्या है, फेस। तो इसका एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं, तो ऐसे ही हर फेस का अपना एक सेंटर होगा। तो कहने का मतलब मैं ये बात आपसे अगर कह दूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे कि फेस सेंटर 6 होंगे, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही ये क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का यहां पर कुछ सेंटर होगा, उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर, ठीक है। तो बॉडी सेंटर कितने हो जाते हैं, अरे सर एक ही होगा ना, बॉडी सेंटर एक होगा। ओके, बहुत बढ़िया, बॉडी सेंटर कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अब जरा मैं आपसे पूछूं, थोड़ा ध्यान देना यहां पर, कि अपने पास में ये जो क्यूब है इसके एज कितने होंगे। सर आपने एज बताया था हमको, कॉर्नर टू कॉर्नर जो डिस्टेंस है उसको हम एज कहते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो सर एज मुझे कितने लगते हैं यहाँ पर, एज मुझे तो सर 8 लग रहे हैं। कैसे भाई, 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस मेजर मैंने कर ली, तो वो तो सर 8 ही आएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं जरूरी, यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। काउंट करके जरा देखो, एक एज ये रहा, एक एज ये रहा, एक एज ये रहा, एक एज ये रहा, तो कितने हुए, 4 हुए। ऐसे ही सर यहां पर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, और इधर भी होगा। कितने हुए सर, 8 हो गए। तो ध्यान से इधर को, इनको भी तो काउंट कर लो, ये भी तो कुछ लाइंस दिख रही हैं, ये भी मेरे क्या हो जाएंगे, एज होंगे। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ऊपर कितने, 4, नीचे कितने, 4, बीच में कितने, 4, कितने हो गए एज सर, 12 हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए सर। एज कितने हो गए सर, 12 हो गए। तो ये छोटी मोटी जानकारी आपको पता लगी होगी, बहुत बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सारी चीजें पहले से पता हो सकती है आपको। कि कॉर्नर कितने हैं, 8 है सर। फेस कितने हैं सर, 6 है, 6 दीवारें हैं। हर दीवार का अपने सेंटर होगा, वो कितना हो गया यार, 6 हो गया ना, इसमें मतलब इतनी घबराने वाली बात क्या है। बॉडी सेंटर, अरे सेंटर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अरे रूम का एक सेंटर तो होता ही है, वो कितना है, 1 हो गया। एज कितने हैं, 12 हो गए, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब लगे हाथ हम यहां पर एक चीज कर लेते हैं जो हमको वहां पे काम आएगी। मैं कुछ यहां पे डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करवा देता हूं, फिर मैं आपके साथ में डील करूंगा किसके, मतलब जो हर काम को करने के लिए क्या होता है, कुछ असला बारूद चाहिए होता है। जब हम वॉर में उतरते हैं कुछ हथियार लेके उतरेंगे ना, तो जो हथियार है सॉलिड स्टेट का वो तैयार कर रहे हैं अपन।
क्योंकि अगर आपने हथियार, स्ट्रैटेजी, जिसको कहा जाता है रणनीति, अगर अच्छी बनाई है तो मजा आएगा, फिर खेल खेलने में असली मजा आएगा। तो यहां पर हम वही काम करेंगे, क्यूब बनाएंगे। अब देखो जरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सर एज लेंथ, ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, ए बोल रहा हूं। ऐसे ही ये क्या होगा, ए होगा। तो अगर मैं इसको ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, कलर चेंज कर देते हैं यार, ऐसा करते हैं यार, इसको मैं ए बोलता हूं, इस पॉइंट को, इस कॉर्नर के पॉइंट को मैं बी, यहां बी बोल देता हूं, इसको सी बोलता हूं। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या हम कर सकते हैं, बोलो जरा, क्या हम कर सकते हैं क्या? सर हमको तो नहीं लग रहा पॉसिबल। अरे इसको ऐसे एज्यूम करो, तुम रूम में बैठे हो ना, वो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस क्या हो गई, ए हो गई। उस कॉर्नर से उस कॉर्नर की डिस्टेंस क्या है, ए है। ये जो एंगल है, अरे इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर लो, मान लीजिए यहां पर, सर यहां पर ये एंगल कितना होगा सर, ट्रायगोनल है, मतलब ट्रायंगल है तो सर 60 डिग्री होगा। अरे भाई साहब क्यूब है तो 90 डिग्री एंगल है, कितना है, 90 डिग्री एंगल है। तो इसको मैंने क्या बोला, 90 डिग्री एंगल है, कुछ इस तरीके से आपको रखना होगा, 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल के केस में क्या मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूस। तो क्या मैं अगर ऐसे लिख दूं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस मेरा BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मुझे निकालना है, बराबर क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर बराबर 2A का स्क्वायर। तो मेरे पास में AC की जो डिस्टेंस है वो कितनी निकल के आएगी, √2A। तो जो AC है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं √2A, ठीक है, √2A निकल के आई। अब इसको कुछ नाम दिया जाता है, क्या नाम देते हैं सर, इसको हम नाम देते हैं क्या, फेज डायगोनल। अरे एक तरीके से डायगोनल है और किसके अंदर बन रहा है, फेस के अंदर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फेस डायगोनल। ठीक है, इसका नाम क्या है, जो AC है मेरा वो क्या है, फेस डायगोनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है मेरा फेस डायगोनल। तो अब जैसे ही मैं आपसे अगर पूछूं कि फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे √2A। कोई सी भी यूनिट सेल हो अपने पास में, BCC हो, मेरे पास में FCC हो, मतलब फेस सेंटर्ड हो, बॉडी सेंटर्ड हो, मेरे पास में प्रिमिटिव यूनिट सेल हो, सबके अंदर जो हमारा फेस डायगोनल है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √2A होती है। समझ में आ गया होगा। अब यही चीज, एक चीज और मैं बताता हूं, यहां पर अगर मैं ऐसा करूं, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस अगर मैं मेजर करना चाहता हूं तो मेजर कर सकता हूं क्या, इसको जरा छोटा कर लेते हैं यार, ऐसा करें, हाँ ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूं, अलग अप्रोच अप्लाई करता हूं, अलग चीज यहां पे कैलकुलेट करता हूं। देखो ये डिस्टेंस मैंने मेजर कर ली, अगर मैं A से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूं, अभी एज्यूम कराऊंगा, रुको जरा, इसको मैं एज्यूम कराता हूं, वो कॉर्नर और ये कॉर्नर, वहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो इसके लिए मैं बेसिकली क्या चीज अप्लाई करूं भाई यहां पे, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और ये मेरा A पहले से पता ही है मुझे, और ये मुझे निकालना है, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अरे इस सेंटर को क्या बोला था, बॉडी सेंटर, ये डायगोनल क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल है तो डायगोनल। ठीक है, तो A से लेके इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, इसको मैं C बोला है तो इसको D, इसको E। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल किस में जाऊंगा, इन द ट्रायंगल ADE। तो ट्रायंगल ADE के अंदर हमारा जो AE स्क्वायर है, जो कि हाइपोटेनियस है, बराबर किसके होगा, बराबर होगा AD स्क्वायर के, प्लस अब मुझसे ये मत पूछना कि DE की डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल मत पूछना, बताऊंगा भी नहीं, खुद एज्यूम करो भाई। अरे है तो फेस डायगोनल, तो जब भी फेस डायगोनल दिखेगा वैल्यू कितनी बोलोगे, क्या बोलोगे, √2A। हमेशा फेस डायगोनल किसके बराबर होगा, क्यूब के अंदर √2A के बराबर होगा, क्यूब के अंदर √2A के बराबर होगा। कहने का मतलब जो D की वैल्यू है वो कितना हो गया मेरा, √2A। ठीक है, क्लियर है यहां तक।
तो बाकी की चीज तो बहुत सिंपल है, कर सकते हो, उसमें क्या है। तो डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा यही तो कह के गया था, क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर मुझे निकालना है, बराबर किसके होगा, एडी, एडी क्या है तो ए स्क्वायर प्लस डी, डी क्या हो जाएगा √2a का स्क्वायर। तो कहने का मतलब मेरे पास में जो ए ई का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर, और जब इसको मैं स्क्वायर करूंगा इसका तो यहां पर मुझे मिलेगा 2a का स्क्वायर बराबर किसके हो गया वो 3a का स्क्वायर। मुझे यहां पर लेना पड़ेगा उसका स्क्वायर रूट। तो मेरे पास में जो ए ई, या फिर मैं जिसको कह रहा हूं क्या, जिसको मैं दूसरा नाम क्या बोल रहा हूं इसका, बॉडी डायगोनल। तो मेरे पास में जो बॉडी डायगोनल है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ चुकी है अब कितनी, √3 हो जाएगा इसका। तो ये रिलेशन हमको पता होने चाहिए। ये कुछ बेसिक छोटे मोटे रिलेशन है जो हमको पता होने चाहिए, और चीजें पता हो या नहीं हो, लेकिन अगर जब आप सॉलिड स्टेट की तरफ जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने फेस होते हैं, कितना फेस सेंटर होता है, कितना बॉडी सेंटर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एज अगर 12 है तो एज सेंटर कितने होंगे, आप बोलोगे, खटाक से बोलना, सोचने की बात नहीं है, 12 एज सेंटर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। और जिसने नहीं बताया ना गोली मार दूंगा मैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं एज की बात कर रहा हूं, एज कितने 12 है, तो हर एक का एक क्या होगा, एज सेंटर होगा, तो 12 एज सेंटर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब यहां पे सिंपल सी बात है, फेस डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a के बराबर, और बॉडी डायगोनल किसके बराबर होगा, √3a के बराबर हो जाएगा। अब चलिए हम सबसे पहले लेते हैं जहां से शुरुआत करी थी हमने, टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में। अब जो अप्रोच है मैं थोड़ा बदलूंगा यहां पर। एनसीईआरटी में अप्रोच क्या है भाई साहब, सबसे पहले बताएंगे सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल के बारे में बता दिया कि एटम कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, लगे हाथ ये भी बता दिया ए का आर के साथ में रिलेशन है, बहुत बढ़िया। बता दिया नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, चलो ये भी बता दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भाई साहब अलग, मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया, सिंपल खत्म, उसके बाद में लेके जाएंगे आपको अलग टॉपिक के अंदर, डेंसिटी बता रहे होंगे आपको, पैकिंग एफिशिएंसी बता रहे होंगे अलग टॉपिक के अंदर, लेकिन मैं अप्रोच यहां पे अलग लगाऊंगा। अप्रोच में क्या लगाऊंगा, जब मैं सिंपल यूनिट सेल के साथ में डील कर रहा हूं, मैं उसके कहां पे एटम प्रेजेंट होते हैं बता दूंगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं वो भी बता दूंगा, ए का आर के साथ में रिलेशन क्या है वो भी बता दूंगा, और लगे हाथ यहीं पर डेंसिटी का फॉर्मूला बता दूं अगर मैं, तो क्या बुराई क्या है। ऐसे में पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहीं पे बता दूं तो बुराई क्या है। अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा ना, ऐसे आपको बार बार वो जंप नहीं मारना पड़ेगा किसके ऊपर, जब आपने सिंपल यूनिट सेल पढ़ी उसी के अंदर सारी चीज पढ़ ली, आप अलग नहीं जा रहे हो बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ, डेंसिटी की तरफ। तो इसमें अप्रोच जो है वो ये वाली होनी चाहिए, मेरी ये वाली अप्रोच ही रहेगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर जब मैं बात करता हूं किसके बारे में, अरे किसके बारे में मैं बात करता हूं, यहां पर सिंपल यूनिट सेल के बारे में। तो सिंपल यूनिट सेल में सबसे पहली चीज ये आती है कि सर यहां पर एटम कहां कहां प्रेजेंट होंगे, यहां पर लैटिस साइट कहां कहां है, किसके अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो आप क्या बोलोगे, सर यहां पर जो एटम्स हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, केवल और केवल कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, तभी तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। कहां प्रेजेंट होते हैं, ओनली एट द कॉर्नर। जो हमारा एटम है वो कहां पर लाई करता है, ओनली एट कॉर्नर। समझ में आ गया होगा, तभी इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। अगली चीज आपको समझनी है क्या, ए का आर के साथ रिलेशन। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि ये यूनिट सेल एक्चुअल में दिखती कैसी है, बताऊं जरा, देखो नेचर के अंदर जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है वो कुछ ऐसी दिखती है, कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। ये मेरे क्या है, 4 एटम, देखो ये मेरे हो गए 4 एटम ऊपर कुछ इस तरीके से, ये मेरे क्या हो गए 4 एटम नीचे। एज्यूम करो कि ये जो बॉल है वो सेम कलर की है, साइज भी सेम है, ठीक है। जब हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो वो कैसा रहता है, आइडेंटिकल होता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट होता है और कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो एक जब मैं सिंपल यूनिट सेल के साथ में डील करता हूं तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। जो हमारी सिंपल यूनिट सेल है कुछ ऐसी दिखती है, कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। अब देखो जरा,
इसको मैं अगर ऐसे दिखाता हूं तो मेरे पास में देखो जरा, ये मेरा क्या है, ए एटम, मतलब एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा। इसको कुछ ऐसे देख सकते हो आप, ऐसे देख सकते हो। देखो जरा, एक लेयर को अगर मैं यहां पे निकालूं तो ये कुछ ऐसा वाला, ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ ऐसा दिखेगा और नीचे वाला रिप्रेजेंटेशन कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखता हूं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ए। तो इसके अंदर देखो जरा, ये मेरा क्या है, एक एटम हो गया, ये मेरा दूसरा एटम है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ऐसे ही इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस ए हो गई। अब देखो जरा, जब मैं सिंपल यूनिट सेल के साथ में डील कर रहा हूं तो उसके अंदर ये सारे के सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो जरा, सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो, सारे के सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कोई सा भी एटम ले लो, वो क्या कर रहे हैं, यहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं अलोंग द एजेस, अलोंग द एजेस, अलोंग द एजेस वाले कोई सी भी एटम ले लो, अलोंग द एज, समझ रहे हो, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ठीक है। तो अलोंग द एज जब दो एटम को के साथ में आप डील कर रहे हो, ये एक एज हो गया तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एक एज है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एक एज है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कहने का मतलब यहां पर अलोंग द एजेस क्या करते हैं, अलोंग द एज एटम टचेज ईच अदर, एटम टचेज ईच अदर, अलोंग द एजेस एटम टचेज ईच अदर। अब यहां पर आप क्या बोलोगे कि अगर मैं इस एटम को और इस एटम को बाहर निकालता हूं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इधर इसको मैंने बाहर निकाला, ठीक है। इसकी रेडियस आपको पता है क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ए है। तो ए बराबर अगर मैं आपके सामने 2r लिख देता हूं तो सर उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आया क्या, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, वो चीज मैंने लिख दी है। इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस क्या है, ए है, और बेसिकली यहां से यहां तक की डिस्टेंस r हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r हो गई, तो a बराबर 2r मैंने लिख दिया है। यहां तक की चीजें क्लियर है। अब अपन समझते हैं किसके बारे में, कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। एक जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप कह दोगे सर 8 एटम दिख रहे हैं मुझे, तो क्या कितने एटम दिख रहे हैं, 8 एटम, लेकिन एक्चुअल में 8 एटम नहीं होते। होता क्या है, ये जो ए एटम है, मतलब एक एटम यहां से निकालता हूं मैं, तो जो एक एटम है तो अब ये यूनिट सेल क्या करती है, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करती है। तो यूनिट सेल क्या कर रही है, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन। तो क्रिस्टल लैटिस का जब फॉर्मेशन करती है तो जो ये वाला एटम है वो कितनी और यूनिट सेल के अंदर कॉमन होता है, 8 और यूनिट सेल के अंदर कॉमन होता है। मतलब अगर मैं टोटल बात कर लेता हूं तो 8 यूनिट सेल के अंदर कॉमन है, इसके अलावा कितने में कॉमन है, तो 7 में कॉमन है। तो टोटल ये 8 यूनिट सेल में क्या होता है, कॉमन होती है इसके। तो अगर मैं बात करूं कि एक यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट आएगा, एक यूनिट सेल में कितना पार्ट आ जाएगा, तो आप कह दोगे 1/8। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब मेरे पास में जो एक एटम है उसका एक यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1/8 है। तो 8 एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो सर 8 इंटू 1/8 बराबर कितना हुआ, 1। तो 1 एटम पर SCC यूनिट सेल हमारे पास में होता है। कितने एटम होते हैं, 1 एटम पर SCC यूनिट सेल। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। टोटल 8 यूनिट होती है, 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है। कितनी यूनिट सेल में कॉमन होता है कॉर्नर, 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है अगर मैं SCC की बात करता हूं, ठीक है। और 8 में अगर कॉमन है, मतलब मैं बात करता हूं मेरे पास में ये कॉर्नर है, मान लीजिए, ठीक है, ये कॉर्नर है, तो ये इस वाली यूनिट सेल में कॉमन होगा, इसमें कॉमन होगा, इसमें कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा। साथ में इसका 1/8 पार्ट नीचे की तरफ इधर कॉमन होगा, इधर कॉमन होगा, इधर भी कॉमन होगा। दोबारा से बताता हूं, ये मेरा क्या है, कॉर्नर है, तो 1/8 पार्ट इधर कॉमन है, 1/8 पार्ट इधर कॉमन है, 1/8 पार्ट इधर कॉमन है, 1/8 पार्ट कॉर्नर का इधर कॉमन है, 1/8 पार्ट नीचे की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो कहने का मतलब यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है एक यूनिट सेल के अंदर। अरे परसेंटेज निकालना आता है ना, हमारे मार्क्स कितने आए, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। कहने का मतलब कि एक कॉर्नर है, कितने में कॉमन है, 8 में कॉमन है, 1/8 बोल दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो रिजल्टेंट अपने पास में 8 × 1/8 किया, 1 एटम पर यूनिट सेल आ गया। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हैं। मैंने क्या क्या बता दिया, एटम कहां का प्रेजेंट होते हैं, ओनली एट द कॉर्नर। ए का आर के साथ में रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब क्वेश्चन अपन करते हैं वहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको कंट्रीब्यूशन बता दिया, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है कॉर्नर का। और फिर मैंने आपको नंबर ऑफ एटम्स भी बता दिए, कितने हो गए। इसको जेड के नाम से जाना जाता है, जेड के नाम के जाना जाता है। जेड कितनी होती है, 1 होती है। अब इसी चीज को एक अलग नाम से जाना जाता है, क्या नाम कहते हैं। जैसे आप सभी तैयारी करोगे तो उसमें जो कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज किसको मिलेगा, तो आप बोलोगे सर जिसकी रैंक अच्छी आएगी। जिस तरीके से आप रैंक के लिए पागल हो, ऐसे ही हमारे पास में जो यूनिट सेल होती है वो भी रैंक के लिए पागल होती है। इसकी रैंक की क्या होती है, 1 होती है। अब हम यहाँ पे कुछ एडिशनल जो प्रॉपर्टी है इनके साथ में डील कर लेते हैं। आप सभी डेंसिटी निकालना जानते हो क्या, डेंसिटी क्या होती है। आप कहते हो सर डेंसिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, यही तो होती है डेंसिटी। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास में क्या है, डिफरेंट स्पीयर्स हैं, तो स्पीयर का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। और कितने स्पीयर हैं, तो स्पीयर कितने हो जाएंगे, जेड। और हर एक स्पीयर का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास डिवाइड बाई NA अपॉन AQ। अरे मेरे पास में वॉल्यूम क्या आएगा, AQ1 नहीं आ जाएगा क्या, अरे है तो क्यूब ही, और क्यूब का वॉल्यूम आप जानते हो कितना होता है, क्यूब होता है। कहने का मतलब ऊपर वाली जो टर्म है वो क्या हो गई, वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है, वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि सर ये M अपॉन NA कैसे आया। यहाँ पर M का मतलब क्या है, NA का मतलब क्या है, ये चीजें आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो M यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा बेसिकली मास है, और Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, और Z क्या है, नंबर ऑफ एटम है। तो इस फॉर्मूले को D बराबर आप क्या लिखते हो, Z अपॉन M अपॉन NA इंटू AQ। चलो नहीं समझ में आया हो, कोई उसमें बड़ी चीज नहीं है, नहीं समझ में आया होगा आप सभी के कि सर यहाँ पर M अपॉन NA कैसे आया। इसको ऐसे समझो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, N बराबर वेट अपॉन मोलर मास बराबर नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाई NA। अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या कहूं मैं आपसे, मैं अगर ऐसा कहूं आपसे कि मेरे पास में क्या है, यहां पर N बराबर नंबर ऑफ एटम, यहां पे जो नंबर ऑफ एंटिटीज है वो किसके बराबर होगा, मतलब मुझे अगर वेट निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, वेट बराबर M अपॉन NA अपॉन यहां पर N। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पे एडिशनल चीज और क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं कि जो मोलर मास है और जो NA है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ एंटिटीज। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन करा जाता है, वेट अपॉन नंबर ऑफ एंटिटीज इनटू AQ। समझ में आया क्या, ये चीजें हमको समझ में आई या नहीं है। तो डेंसिटी क्या हो गई, यहां पर ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं बात करूं आपसे SCC की, तो SCC में आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, सिंपल Z की वैल्यू 1 रखना, Z के लिए 1 रखना, Z की वैल्यू 1 होती है SCC के लिए, वो आप यहां पे रखोगे और अपने पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। डेंसिटी बराबर 1 इंटू क्या हो गया, M अपॉन NA इंटू AQ। अब हमको पता है Na की वैल्यू कितनी होती है, Na जो होता है वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज, ये अपन को पता है। ठीक है, ये चीज फॉर्मूला बन के तैयार हो गई, किसके लिए, हमारे पास में SCC यूनिट सेल के लिए। अब एक प्रॉपर्टी आपको जरा मैं लगे हाथ बता ही देता हूं, जो कि है क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है मेरे पास में, पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, जब अपन क्लोज पैकिंग के साथ में डील करेंगे तो आपको सारी चीजें और अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। क्लोज पैकिंग जब करते हैं, अरे अपन बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जब अपन क्रिस्टल लैटिस बना भी रहे होते हैं तो हम ये ट्राई करते हैं कि जो सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी की उसमें जो एटम्स हैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होने चाहिए। तो हम ये ट्राई करते हैं कि एटम को जितना क्लोजली पैक्ड किया जा सकता है, जितना पास पास रखा जा सकता है, हम रखने की ट्राई करते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग करने के बाद में, जैसे एग्जाम में आप कितनी भी तैयारी करके चले जाओ, क्वेश्चन जो पहला वाला आता है ना, वहीं से आता है जहां से आपने नहीं पढ़ा हुआ होता है।
फर्स्ट क्वेश्चन आपको जनरली कहां से मिलता है, जहां से आपने नहीं पढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, या फिर ऐसे कहीं से कितना भी पढ़ लो, एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर आपको ऐसा मिलता ही है जो अपने हमसे नहीं होता है। सिंपल सी बात है भाई साहब, कितना पढ़ सकते हो, कितनी केमिस्ट्री पढ़ लो भाई साहब, वो एमएससी के अंदर से क्वेश्चन निकाल के दे देगा आपको, कर लो, कैसे करोगे? एमएससी वाला कंसेप्ट कोई दे दिया, कैसे करोगे? वैसे देता नहीं है, बीएससी वाला कोई कंसेप्ट दे सकता है, ठीक है, तो वहां पर अपन कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि कितनी भी तैयारी कर लो, एक आध क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। ऐसे ही आप कितना भी क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बना लो, कितना भी एटम्स को क्लोजली पैक्ड कर लो, वहां पर 100% आप एफिशिएंट तरीके से अरेंज कर ही नहीं सकते, 100% पैकिंग एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालें कैसे? अगर मैं बात करता हूं एससीसी यूनिट सेल की, तो एससीसी यूनिट सेल दिखाई थी मैंने आपको, ये मेरी क्या है, एससीसी यूनिट सेल है। एससी यूनिट सेल में कहां पर एटम प्रेजेंट है? ओनली एट द कॉर्नर। तो देखो जरा, मैंने क्या ट्राई किया है, मैंने ट्राई किया है कि मैं एटम को जितना क्लोजली अरेंज कर सकता हूं, अरेंज करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी देखो जरा, यहां पर आपको कुछ जगह दिख रही है। क्या दिख रही है? जगह दिख रही है, इधर से भी कुछ जगह दिख रही है, इधर से भी जगह दिख रही है, इधर से भी जगह दिख रही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे कि कितना पार्ट, जो टोटल वॉल्यूम होता है क्यूब का, उसमें से कितने पार्ट पे हमारा एटम प्रेजेंट है। इसी चीज को हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो मार्क आपको निकालने आते होंगे, अपना परसेंटेज निकालना आता है कि नहीं आता? आता है बिल्कुल सर। कैसे निकालते हो? हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100 कर दो। इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं? परसेंटेज। ऐसे ही यहां पर जब अपन पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अरे कितना वॉल्यूम है वो हमारा हो गया टोटल मार्क्स, और कितना वॉल्यूम स्फीयर ने ऑक्यूपाइड करा हुआ है, रेशियो निकाल लो, इनटू 100 कर दो, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। कहने का मतलब पैकिंग जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर होगी? बराबर होगी टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स डिवाइड बाई टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। आपको पता है टोटल अवेलेबल वॉल्यूम कितना है? अरे है तो क्यूब ना, क्यूब का मतलब है, इसका मतलब यहां पर नीचे वाली जो वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगी? ए क्यूब हो जाएगी। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने अभी आपको चीजें बताई थी, ये क्या है? ये बेसिकली हमारे पास में बॉल है, बेसिकली हमारे पास में क्या है? स्फीयर है, और स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता रहता है। स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बहुत बढ़िया। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। और कितने स्फीयर हैं? तो जेड से रिप्रेजेंट कर दो। बराबर किसके हो गया? पैकिंग फ्रैक्शन के। अगर 100 नहीं लिखा हुआ है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आगे चीजें कैसे प्रोसीड करेंगे अपन? अब देखो जरा, अब देखिए जरा, अपने पास में क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी। तो जेड की वैल्यू एससीसी के लिए कितनी होती है? 1 होती है। तो मैंने क्या किया? पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 1 × 4/3 पाई आर क्यूब। और जब मैंने आपके साथ में एससी यूनिट सेल बताई थी, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ए का आर के साथ में रिलेशन याद रखना। तो ए बराबर क्या हुआ? 2r हुआ। ए बराबर क्या हुआ? 2r हुआ। तो 2r क्यूब, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर। तो बराबर किसके हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 8r क्यूब। तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट, 8 से ये कैंसिल आउट हो गया कितनी बार? 2 टाइम्स। तो अपने पास में रिजल्टेंट क्या बचेगी? वैल्यू। रिजल्टेंट अपने पास में यहां पर जो वैल्यू आएगी 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 52.4 यहां पर परसेंटेज निकल के आती है। कहने का मतलब ये है, जब मैं क्यूब के साथ में डील करता हूं और क्यूब को बेसिकली क्यूब में जो कॉर्नर वाली जगह है उसको ऑक्यूपाई करवा देता हूं, ठीक है, एटम कॉर्नर प्रेजेंट हो गए, तो वहां पर जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं स्फीयर्स और टोटल अवेलेबल वॉल्यूम में से, उसका जो रेशियो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? 52.4% वहां पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। समझ में आया या नहीं आया? देखो जरा दोबारा चीजें देखो।
ये मेरी क्या है, एससीसी यूनिट सेल। तो देखो जरा यहां पर अपन को इधर भी जगह दिख रही है, इधर भी जगह दिख रही है, इधर भी जगह दिख रही है। भाई साहब जगह ही जगह है, जगह ही जगह है, पूरी यहां पर वैकेंसी दिख रही है। आगे इसके एक नया कंसेप्ट समझेंगे विच इज एक्चुअली नॉन एज वॉइड, इंटरस्टिशियल साइट्स बोला जाता है। तो यहां पर हमने ये समझ लिया इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी निकल के आई, 52.4%। कितनी निकल के आई, 52.4%। और क्या समझा, इसकी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया Z इंटू M/NA इंटू AQ। ठीक है, कहने का मतलब अगर Z अगर मैं 1 रखता हूं तो M/NA इंटू AQ हो जाएगा। ऐसे ही हमने क्या क्या समझा इसके अंदर, हमने ये चीज समझी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक लेक्चर है। इस पे बेस्ड अपन आगे जब बढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के साथ में डील करेंगे, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर भी यही सेम अपन को पैटर्न रखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर अपन ऐसा करते हैं, इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन होगा, वो मैं चाहता नहीं हूं, कंफ्यूजन नहीं करवाना चाहता हूं। ठीक है, आपको बिल्कुल एक एक पायदान जो है उसके ऊपर लेके चलूंगा। बहुत बेसिक चीजें आपको इस वाले लेक्चर के अंदर बता दी। आने वाले लेक्चर के अंदर मैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर डिफरेंट चीज है, एटम कहां प्रेजेंट होता है, ए का आर के साथ में रिलेशन क्या होता है, ऐसे ही कौन सा एटम को टच करता है, √2a का रिलेशन आर के साथ में क्या होगा एफसीसी के अंदर। ठीक है, ए का आर के साथ में रिलेशन बीसीसी के अंदर क्या होगा, और भी हम इसकी जो डेंसिटी है, पैकिंग एफिशिएंसी आने वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।